नमस्कार। आज हम भारत में आर्ट्स फंडिंग की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्रिएटर के मन में जरूर आता है। तो चलिए इस मुश्किल लगने वाली पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कोट कहता है, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि कई कलाकारों के लिए रोज की एक हकीकत है, एक संघर्ष है। कई बार तो ऐसा लगता है कि फंडिंग ढूंढना असल में कला बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। पर अच्छी खबर यह है कि रास्ते मौजूद हैं। इस पूरी चर्चा में हम एक साफ रोड मैप देखेंगे। सरकारी ग्रांट से लेकर प्राइवेट फाउंडेशंस तक हम वो सारे प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे जिनसे कोई भी कलाकार अपने विजन के लिए सही सपोर्ट पा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। आखिर आर्ट के लिए फंडिंग पाना इतना बड़ा चैलेंज क्यों है? ये सिर्फ किसी एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिससे देश भर के लोग जूझ रहे हैं। देखिए, ये रुकावटें कई तरह की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सिस्टम को अक्सर दिल्ली सेंट्रिक कहा जाता है, मतलब ज्यादातर मौके और नेटवर्क राजधानी तक ही सिमट कर रह गए हैं। फिर बहुत से कलाकारों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनकी मदद के लिए कौन कौन सी सरकारी स्कीम्स मौजूद हैं। ऊपर से ये पे टू परफॉर्म का कल्चर, जहां आर्टिस्ट को ही परफॉर्म करने के पैसे देने पड़ते हैं, और डांस जैसे आर्ट फॉर्म्स पर जीएसटी का असमान बोझ, ये सारी चीजें मिलकर माहौल को काफी मुश्किल बना देती हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब हम समाधानों की बात करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है सरकारी ग्रांट से। सच तो यह है कि कलाकारों को उनके करियर के हर पड़ाव पर सपोर्ट करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसे एक करियर लॉन्ग लाइफलाइन की तरह सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो एक आर्टिस्ट के सफर में उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। यह सिस्टम एक कलाकार के पूरे करियर को सपोर्ट करता है। देखिए, 10 साल के बच्चे को शुरुआती सपोर्ट देने से यह शुरू होता है, और फिर युवा कलाकारों को मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जो आर्टिस्ट अपने मिड करियर में हैं या सीनियर हो चुके हैं, उनके काम को सपोर्ट करने के लिए खास फेलोशिप भी हैं। मतलब इसे एक आर्टिस्टिक सफर के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये मौके कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। सिर्फ एक सरकारी स्कीम के तहत हर साल 400 युवा कलाकारों को स्कॉलरशिप दी जाती है। सोचिए, 400 उभरते कलाकारों को हर साल एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है। और हाँ, ये सपोर्ट सिर्फ अकेले कलाकारों के लिए नहीं है। अगर कोई डांस स्कूल चला रहा है या किसी का थिएटर ग्रुप है, तो ऐसी संस्थाएं भी फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि संगीत नाटक अकादमी हर साल 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की ग्रांट देती है, जिससे टीचर्स की सैलरी और नए प्रोडक्शन बनाने जैसे खर्चे पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने सरकारी रास्ते की बात कर ली। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, प्राइवेट फाउंडेशंस। अक्सर जो प्रोजेक्ट्स थोड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं, थोड़े हटके होते हैं, उनके लिए फंडिंग यहीं से मिलती है। दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी ग्रांट का मकसद अक्सर हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाना और पारंपरिक कलाओं को सपोर्ट करना होता है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट फाउंडेशंस इनोवेशन यानी नई सोच और खास विषयों पर काम करने वाले प्रोजेक्ट्स को फंड करना पसंद करते हैं। इनकी टाइमलाइन भी काफी लचीली होती है। प्राइवेट फाउंडेशंस की बात हो और इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स यानी IFA का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये नए और ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। ज़रा देखिए इनके फंड किए गए प्रोजेक्ट्स की रेंज। गोवा में क्वेयर आर्ट्स प्लेटफॉर्म से लेकर बेंगलोर के कीड़े मकोड़ों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री तक, कमाल की विविधता है। और IFA अकेला नहीं है। इन लैक्स, शिव नाडार और सेरेंडिपिटी आर्ट्स जैसे दूसरे फाउंडेशंस भी काफ़ी अच्छी ग्रांट्स देते हैं। और ये रकम भी कोई मामूली नहीं होती। डांस स्टूडेंटशिप के लिए 3 लाख रुपए या म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए 1.5 लाख। सच कहूं तो ये ग्रांट्स किसी भी कलाकार के करियर की दिशा बदल सकते हैं। तो ठीक है, ये ग्रांट्स करियर बदल सकते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें हासिल कैसे किया जाए। चलिए अब इस एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और इसे एक आसान स्टेप बाय स्टेप प्लान में तोड़ते हैं। पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, अपने लिए सही स्कीम ढूंढना। दूसरा, सारे जरूरी कागजात पहले से तैयार रखना। तीसरा, एक दमदार प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना। और चौथा, ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन को सही तरीके से पूरा करना। बस यही गेम प्लान है। अब इन सभी स्टेप्स में जो एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है प्रोजेक्ट प्रपोजल। कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन का दिल है। इसी में कलाकार अपना आर्टिस्टिक विजन, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, अपनी टीम के बारे में जानकारी और एक-एक खर्च का हिसाब यानी डिटेल्ड बजट पेश करता है। ग्रांट कमेटी ये देखना चाहती है कि आइडिया सिर्फ क्रिएटिव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं जो वाकई में पूरा हो सके।
अब बात आती है कागजी कार्रवाई की। इसमें ऑडिटेड अकाउंट्स, पिछले प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स और एक नोटराइज्ड बॉन्ड जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। हाँ, ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एप्लीकेशन शुरू करने से पहले अगर ये सब तैयार रखा जाए तो पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो है टाइमिंग। ज्यादातर सरकारी पोर्टल्स नवंबर से मार्च के बीच एप्लीकेशंस के लिए खुलते हैं और 31 जुलाई जैसी डेडलाइंस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इस सालाना साइकिल को समझने से प्लानिंग बेहतर होती है और कोई अच्छा मौका हाथ से नहीं जाता। तो हमने सारी प्रैक्टिकल बातें तो कर लीं, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? एक कलाकार के लिए इसका मतलब सिर्फ पैसा पाने से कहीं ज्यादा है। क्योंकि ग्रांट मिलना सिर्फ एक चेक नहीं है, ये है वैलिडेशन। ये इस बात की मोहर है कि एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप कह रहा है, हमें आपके काम पर यकीन है। ये है स्थिरता। ये वो सुकून है जो गुजारे की चिंता से आजाद करता है, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कला पर लगाया जा सके। और सबसे बढ़कर ये वो एक कीमती चीज देता है जो हर कलाकार चाहता है, कलात्मक स्वतंत्रता, अपने विजन पर बिना किसी समझौते के काम करने की आज़ादी। तो सपोर्ट सिस्टम मौजूद है और पैसा भी उपलब्ध है। रास्ते शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर उन्हें पार किया जा सकता है। तो अब इस सारी जानकारी के साथ असली सवाल ये उठता है कि कौन सी अद्भुत चीज दुनिया के सामने आने वाली है।